सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। ये आपका जो जनरल स्टडी एंड बिजनेस स्टडीज़ का बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा लिया गया एग्ज़ाम था, तो उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे क्योंकि ये आपके जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उनमें भी हेल्पफुल रहेगा। और उसके साथ साथ जिन बच्चों ने अपने आंसर्स मैच नहीं किए हैं तो वो अपने आंसर भी मैच कर सकते हैं। तो ये जो आपका बुकलेट सीरीज़ 1 यानी कि ए का जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और जो हमारे बिजनेस स्टडीज़ का पार्ट है वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ से जो क्वेश्चन है, क्योंकि 40 क्वेश्चन जो है जनरल स्टडी के पूछे गए थे, उसके बाद के जो क्वेश्चन हैं वो आपके बिजनेस स्टडीज़, क्योंकि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में जो है बिजनेस और उसके साथ साथ अकाउंटेंसी का आपका अलग अलग एग्ज़ाम होता है। तो पार्टों में इसको डिस्कस करेंगे। फुल जो आपका कॉमर्स का लिया गया था यानी कि अकाउंटेंसी का अलग से हो और बिजनेस स्टडीज़ का अलग से, उसको पूरे को डिस्कस करेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के ऊपर डाउट है या आपको रॉन्ग लगता है, क्योंकि अपने आप में कोई भी परफेक्ट नहीं होता है और हम तो अपने आप को बिल्कुल भी नहीं मानते, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ सीखने के लिए आए हैं। तो आपके कमेंट ही हमें जो है आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करेंगे। और उसके साथ साथ अगर कोई एरर होती है, कोई गलती होती है, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस एग्ज़ाम का बिजनेस स्टडीज़ का, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज करेक्टराइज्ड एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो कौन सी करेक्टरिस्टिक्स जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी की होती है? तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक मिनट, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, सैलरी और वेजेस, सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो मोर देन वन ऑफ द अबव आ जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन भी हम इसीलिए करते हैं, सैलरी और वेजेस भी, सेल ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जो भी ये सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, तो मोर देन अबव इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एवरी पार्टनर इज बोथ एन एजेंट एंड principle. Identify the characteristics of पार्टनरशिप विच हैज़ बीन रेफर्ड हेयर। तो पार्टनरशिप की कौन सी करेक्टरिस्टिक्स को ये जो है रिप्रेजेंट करता है कि सभी पार्टनर क्या है, एजेंट भी हैं और प्रिंसिपल भी हैं। तो अगर आपने म्यूचुअल एजेंसी की जो इनकी करेक्टरिस्टिक्स गिवन थी वो पढ़ी होगी, तो म्यूचुअल एजेंसी में यही होता है कि आपस में सभी एक दूसरे के क्या हैं, प्रिंसिपल भी हैं और आपस में सभी एक दूसरे के एजेंट भी हैं। द अमेंडमेंट ऑफ हिंदू सुसेशन एक्ट विच गेव द डॉटर ऑफ ए को बर्थ राइट टू बिकम ए। तो देखो, इसमें क्या किया गया था, हिंदू सुसेशन एक्ट में पहले लड़की को क्या नहीं माना जाता था, ये नहीं माना जाता था कि उसको क्या है, उसके ऊपर अधिकार है। तो इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए थे, जो कि कब किए थे, 2005 में किए गए थे। सो 44th क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। 43 का जो आंसर था वो राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर बी। 2005 में क्या किए गए थे, कुछ चेंजेस किए गए थे, ठीक है, किसमें, हिंदू फैमिली में। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के बारे में कौन सी ट्रू है? तो देखो, जो फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन आर पब्लिक इंटरप्राइजेज दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस बाय स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेट आर सब्जेक्ट टू सेम अकाउंटिंग एंड ऑडिट प्रोसीजर एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड द एम्प्लॉय ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्राइजेज आर सिविल सर्वेंट। तो देखो, सिविल सर्वेंट ये जो मेंशन है ये रॉन्ग मेंशन है, इसका तो देखो कंफर्म है नहीं, लेकिन जो ये फर्स्ट ऑप्शन है ये बिल्कुल 100% करेक्ट है। लेकिन जो सेकंड है, द एम्प्लॉय ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्राइजेज आर सिविल सर्वेंट, तो सिविल सर्वेंट नहीं होते, क्यों? क्योंकि उनको उनके कॉरपोरेशन वाले उनके एक्ट के अकॉर्डिंग ही अपॉइंटमेंट करवाते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है, आई थिंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ इन इंश्योरेंस। तो एटमोस्ट गुड फेथ इन इंश्योरेंस आपका क्या कहता है? तो एटमोस्ट गुड फेथ का जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि कोई भी चीज़ है, अगर हमें उसके ऊपर क्या होना चाहिए, हमारा बाद में भी, जैसे पति का पत्नी के उसके टाइम पे जो करवाते हैं, तो हस्बैंड और वाइफ क्या होने चाहिए, आपस में उनका ये होना चाहिए कि अगर उस टाइम पे उन्होंने करवाया तो उस टाइम पे उनका रिलेशन था, ठीक है। बाद में क्या होता है वो अलग मैटर है, लेकिन उस टाइम उन पर क्या होना चाहिए कि एक को अगर इफेक्ट पड़ता है तो दूसरे को उसका क्या होता है, लॉस होता है। तो एटमोस्ट प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ इन इंश्योरेंस प्रीमियम इज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट ऑफ द प्रपोजल फॉर्म। ए पर्सन वो एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट हैज ए लीगल ऑब्लिगेशन टू एक्ट विद होनेस्टी, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है, इट इज मेनली कंसर्न विद
विद हाउ द लॉस और डैमेज हैपन। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये बिल्कुल करेक्ट इसके ऊपर आता है कि गुड फेथ कब होना चाहिए, जब हम एंटर करते हैं कॉन्ट्रैक्ट में तो उस टाइम हमारा जो लीगल ऑब्लिगेशन एक्ट विद ऑनेस्टी के साथ हमें सभी कुछ जो भी, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका 46, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रेफर्स टू कॉन्ट्रैक्टिंग आउटसम ऑफ इट्स एक्टिविटी टू ए थर्ड पार्टी विच वर अर्लियर परफॉर्म्ड इन हाउस। यानी कि जब हम थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग में आपने क्या पढ़ा था, यही पढ़ा था ना कि कोई किसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन है तो हम वो सर्विसेज क्या ले लेते हैं, बाहर से ले लेते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, आउटसोर्सिंग बोलते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 47, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। द मेंटल कंटेंट ऑफ द गुड पर्सन आर कॉल्ड मोरल एंड एथिकल वैल्यूज। द फाइनल प्रूफ ऑफ सिंसियरिटी एंड सीरियसनेस इज द up compromise emphasize on the integrity of character in a job. Skill are not enduring due to fatigue. तो 47 इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। उसके बाद है 48, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द बिजनेस कैन इंश्योर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन बाय अडोप्टिंग डिफॉरेस्टेशन एंड साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ sewage disposal could be adopted by business for environmental protection. तो business can ensure environmental protection by adopting deforestation. So देखो जो ये ऑप्शन नंबर, एक मिनट, द बिजनेस कैन इंश्योर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन बाय अडोप्टिंग डिफॉरेस्टेशन, यानी कि अगर वनों को काटेंगे तो क्या हमारा जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन होगा, ये तो बिल्कुल गलत है। साइंटिफिक टेक्निक ऑफ सीवेज डिस्पोजल कुड बी अडोप्टिंग बाय बिजनेस फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि साइंटिफिक टेक्निक है जो सीवेज डिस्पोजल, इसमें क्या किया जाता है, मतलब जो गैस हमारे लिए हानिकारक है उसको वो पेड़ क्या कर लेते हैं, अपने अवशोषित कर लेते हैं और हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन करने में हेल्प करते हैं। तो इसकी जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो क्या दी गई है, इनकरेक्ट दी गई है, एंड स्टेटमेंट सेकंड क्या दी गई है, करेक्ट दी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर है। उसके बाद है 49, द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज अलॉट ए CIN to the company after complaining to all legal formalities for its registration. What is the full form of CIN? तो CIN की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, कॉरपोरेट आइडेंटिटी नंबर्स। उसके बाद है आपके, तो देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ये क्वेश्चन पेपर दिया गया था। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंटरनेशनल फाइनेंसिंग सोर्स। ए ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट इज ए बैंक सर्टिफिकेट इश्यूड इन मोर देन वन कंट्री फॉर शेयर इन ए फॉरेन कंट्री। बिल्कुल सही बात की गई है। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होता है, एक बैंक सर्टिफिकेट होता है जो कि क्या करता है, हम मोर देन वन कंट्रीज के शेयर्स क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। उसके बाद है आपका ए GDR इज़ वेरी सिमिलर टू अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, कि GDR डिपॉजिटरी ये दोनों ही क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो देखो अगर ये देखा जाए कि भाई इनमें दोनों बिल्कुल सेम नहीं होते, लेकिन वेरी सिमिलर मेंशन है, तो ये तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अमेरिकन में अगर देखा जाए ओनली अमेरिका में इशू किए जाते हैं तो ADR है, बट ADR और GDR इज़ वेरी सिमिलर ये नहीं कह सकते। अगर वेरी नहीं होता तो शायद बात बन जाती। तो जहाँ तक मेरा मानना है स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट आंसर होगा। बाकी जो ऑफिशियल आंसर की आएगी उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा। ठीक है। डैश आर नेटवर्क ऑफ रिटेल शॉप दैट आर ओवन एंड ऑपरेट बाय मैन्युफैक्चरिंग डीलिंग टू स्टैंडर्डाइज एंड ब्रांडेड कंज्यूमर प्रोडक्ट। इसमें क्या मेंशन है, नेटवर्क ऑफ रिटेल शॉप। तो अगर देखो नेटवर्क की बात की जाए, रिटेल शॉप के जो नेटवर्क होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, चेन स्टोर बोलते हैं। ओवन एंड ऑपरेट बाय मैन्युफैक्चरर डीलिंग इन स्टैंडर्डाइज एंड ब्रांडेड कंज्यूमर प्रोडक्ट। तो ये हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि चेन स्टोर के अंदर नेटवर्क ऑफ रिटेल शॉप का जो वर्क है वो किया जाता है, यानी कि ओनरशिप तो मैन्युफैक्चरिंग की रहती है, लेकिन जो छोटी छोटी शॉप हैं वो जो है ओपन करवा दी जाती है, जो कि उनकी सेल्स वगैरह करती है ब्रांडेड। जैसे आपने बाटा का देखा होगा, कहीं पर अगर आप जाते हो तो बाटा का शोरूम है, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बाटा के प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 52। कंसीडर द following statement regarding the WTO World Trade Organization classify member countries as developing and developed. WTO act as dispute settlement body, बिल्कुल सही बात है. Developing countries status in WTO brings certain rights. Developing countries status in WTO brings certain rights. तो WTO classify members develop and developing countries की अलग अलग डेफिनेशन इसमें गिवन है. डेवलपिंग कंट्रीज स्टेटस इन WTO brings certain right, बिल्कुल. जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसको SND कुछ ऐसा कुछ था जिसके आगे जिसके लिए उनको क्या दिए गए हैं, कुछ सर्टेन अलग से राइट दिए गए हैं. तो इसका मोर देन वन ऑफ द ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर इसका रहेगा. उसके बाद है 53. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर अर्थमेटिक मीन. अर्थमेटिक मीन का करेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? तो सिग्मा x बाई एन, यानी कि नंबर्स ऑफ टोटल सम ऑफ वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा. उसके बाद है आपका 53. द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन स्मॉलर देन डैश इज द सेम एज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लार्जर देन इट. तो उतनी ही तो उसकी छोटी वैल्यू होती है, उतनी ही बड़ी वैल्यू होती है. वो हमारा बीच का जो पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं. उसके ऊपर जाओगे तब भी सेम मिलेगी, नीचे तक आओगे तब भी सेम मिलेगी. द मेजर ऑफ डिस्पर्जन विच इग्नोर द साइन ऑफ द डेविएशन फ्रॉम ए सेंटर वैल्यू. तो देखो साइंस को इग्नोर डिस्पर्जन के किस फॉर्मूले में किया जाता है? मीन डेविएशन में जो आपके डिस्पर्जन की है साइन को इग्नोर किया जाता है. उसके बाद है एक क्वेश्चन दिया गया था. द प्रेजेंट एज ऑफ P&Q की प्रेजेंट एज है 6 और 4 की रेशो में, और 5 साल पहले इनकी थी 5 और 3 की रेशो. तो इनमें आप इनको रख के भी देखोगे ना तब भी आपको पता चल जाएगा. तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि देखो जो करंट रेशो पूछी गई है और करंट रेशो सिर्फ इसी की ठीक है. ठीक है, तो अगर आप इसके अकॉर्डिंग भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी देखोगे तब भी आपको पता चल जाएगा. 6-4 पूछी गई है प्रेजेंटेज, और प्रेजेंटेज की जो रेशो दी गई है ना वो 6-4 दी गई है, जो कि इसी में है 30 ईयर्स एंड 20 ईयर्स. और 5 साल के बाद जाओगे तो इसकी 25 और 15 होगी, जिसकी की जो रेशो 5-3 गिवन है. बिल्कुल सही है. तो कई बार हम ऑप्शन देख के भी आंसर को बता सकते हैं. उसके बाद है अल्फा बीटा ईच इन्वेस्टेड 10,000 फॉर 2 ईयर एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 per annum, बट बीटा इन्वेस्टेड इज कंपाउंड. एक्चुअली द अल्फा इन्वेस्टेड हिज चार्ज ऑन सिंपल इंटरेस्ट. व्हाट अमाउंट डिड बीटा रिसीव मोर देन अल्फा. तो अल्फा से कितने ज़्यादा इन्होंने अर्न किए? दोनों ने सेम ईयर के लिए इन्वेस्ट किया है, बट जो अल्फ़ा है बीटा है उसने क्या है? कंपाउंड एनुअली. ठीक है, और जो अल्फ़ा है उसने सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग. तो आप इस पे सिंपल और जो कंपाउंड का वो फॉर्मूला लगा के आप आंसर लगा सकते हो. इसका आंसर शायद राइट 100 आएगा. ठीक है. उसके बाद है 59. मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन ब्रेक इवन एनालिसिस. तो ब्रेक इवन एनालिसिस पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसको कहते हैं? तो एक्चुअल सेल्स में से सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट में जो मार्जिन रहता है, जो हमारी एक्चुअल सेल्स है और जो ब्रेक इवन पॉइंट है, उन दोनों के बीच का जो गैप है वो ही हमारा क्या कहलाता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाता है. उसके बाद है आपका 60. द ग्रीन रिवॉल्यूशन वॉज सक्सेसफुल इन पंजाब, हरियाणा और यूपी. ठीक है, एंड सम पार्ट ऑफ राजस्थान. तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा. उसके बाद है 61. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इम्प्रूव द फूड एंड न्यूट्रिशन लेवल ऑफ द पुअर इन द कंट्री. तो देखो ये सभी स्कीम्स जो हैं वो न्यूट्रिशन की लेवल की, यानी कि फूड और न्यूट्रिशन लेवल्स जो है वो इम्प्रूव करने के लिए है. ठीक है, तो मोर देन वन ऑफ द अबो आ जाएगा इसका, क्योंकि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, मिड डे मील स्कीम वो इसीलिए चलाई गई हैं ताकि कोई भी बच्चा जो है न्यूट्रिशन सभी को मिले, सभी को खाना मिले. विच ऑफ द फॉलोइंग नोट द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. तो इनमें से कौन सी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की प्रॉब्लम मेन प्रॉब्लम नहीं है? तो देखो अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो राइजिंग पॉपुलेशन, ब्रेन ड्रेन, लो एकेडमिक स्टैंडर्ड, ये तीनों ही मेन प्रॉब्लम है. तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो नन ऑफ द अबो आएगा, क्योंकि सारे के सारी क्या दी हुई है? सही दी गई है, और पूछी क्या हुई है? रॉन्ग पूछी गई है. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 63. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट इन द रूरल सेक्टर ऑफ इंडिया. अनएम्प्लॉयमेंट
क्यों है अनएम्प्लॉयमेंट रूरल सेक्टर ऑफ इंडिया में, तो इसकी जो स्टेटमेंट है वो डिस्कस्टिंग अनएम्प्लॉयमेंट इज ए कॉमन फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल इंडिया। तो मेन जो वजह है वो अनएम्प्लॉयमेंट की डिस्कस्टिंग फॉर्म ऑफ है, ठीक है। उसके बाद है स्पेशलाइजेशन नॉलेज एंड स्किल इज रिक्वायर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जिसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल की रिक्वायरमेंट होती है वो किसके अंडर आता है, आपका प्रोफेशन के अंडर आता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो हमारी डिस्कस्टिंग अनएम्प्लॉयमेंट थी उसकी जो हिंदी है, अगर पूछे हिंदी के बच्चे होते हैं जो, उनकी प्रच्छन्न बेरोजगारी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में जो मेंशन है प्रच्छन्न बेरोजगारी ग्रामीण भारत में बेरोजगारी का एक सामान्य रूप है, बिल्कुल राइट आंसर है ये आपका, ठीक है। उसके बाद है इन 1987 द यूनाइटेड नेशनल ब्रूटलैंड कमीशन डिफाइंड सस्टेनेबिलिटी। तो देखो सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जो हमारी जनरेशन है, जो हमारी फ्यूचर की जो जनरेशन है उसकी कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए, हम जो चीज़ यूज कर रहे हैं उसकी वजह से। तो डेवलपिंग विच मीट द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइज द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देवर ओवन नीड्स। तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं, यानी कि हमारी वजह से कोई भी उनकी जो आगे फ्यूचर आने वाली जनरेशन है उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, वही सस्टेनेबिलिटी का मीनिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी आर कंपल्सरी रजिस्टर्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। तो कौन से एक्ट के अंडर, द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 67 हग इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन एक्सटेंडेड देयर इंडस्ट्रियल एंड मार्केटिंग ऑपरेशन थ्रू ए नेटवर्क ऑफ ओवन ब्रांच इन मैनी कंट्रीज आर नोन एज। तो देखो बहुत सारी कंट्रीज में जब हम अपना बिजनेस कर लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल इंटरप्राइजेस। उसके बाद है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CWC। CWC की फुल फॉर्म सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी आंसर। व्हाट ए प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड बाय मोर देन वन इंश्योरेंस। तो देखो अगर हम अपनी प्रॉपर्टी का कहीं एक से ज़्यादा से क्या करवा लेते हैं, इंश्योरेंस करवा लेते हैं, तो उससे अगर इन केस कोई भी लॉस हो जाता है तो किस प्रपोर्शन में करेंगे, जितना हमने क्या करवाया है, इंश्योरेंस करवाया है, रेशो ऑफ अमाउंट एश्योर्ड हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। मान लो किसी से हमने 7 लाख का करवाया है और एक कंपनी से हमने 5 लाख का करवाया है, तो 7:5 की रेशो में ही जितना लॉस होगा वो क्या करेंगे, बियर करेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 70 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अलाइंड सर्विस प्रोवाइडर बाय द बैंक। तो देखो बैंक के द्वारा कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती है। तो देखो आजकल जो अंडरराइटिंग सर्विस है वो भी प्रोवाइड, लॉकर फैसिलिटी भी बैंक के द्वारा प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो मोर देन वन ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो अंडरराइटिंग सर्विसेज है मतलब हमारे जो शेयर्स है, न्यू कंपनीज शेयर क्या कर देती है कि बैंक को आप अपना कमीशन ले लेना और हमारे जो है ये शेयर्स आप सेल करवा दो। अंडरराइटर का भी काम करती है क्या, बैंकिंग। उसके बाद है डैश रेफर्स टू द एक्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन बाय ट्रांसफॉर्मिंग इनटू एन अनरीडेबल फॉर्मेट। तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टोग्राफी। उसके बाद है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EDI। EDI की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 73, एक मिनट, पावर राइट रेम्युनरेशन क्वालिफिकेशन एंड ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर आर डिस्कस्ड क्लियरली इन विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। तो कौन से डॉक्यूमेंट्स में ये जो है क्लियरली मेंशन होती है, तो आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें क्या होती हैं, ये क्लियरली मेंशन होती हैं। उसके बाद है ए प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट इन लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस इज फिल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज यूज्ड टू बी इशूड बाय। तो कौन सी कंपनी इशू करती है, पब्लिक कंपनी इशू करती है, ठीक है। किसके लिए करती है, इन्वेस्टमेंट फॉर पब्लिक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है ए प्रपोज्ड नेम ऑफ कंपनी फॉर रजिस्ट्रेशन इज कंसीडर अनडिजायरेबल। तो कंपनी का जो नाम है अगर हम वो क्या करते हैं, सजेस्ट करते हैं, तो हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। एक तो जो पहले है एग्जिस्टिंग कंपनी है उसका नाम सेम वैसे नहीं होना चाहिए। इट रिजेंबल क्लोजली विद द नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी, इट इज़
इमेबल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनाइटेड नेशन, बिल्कुल सही बात कही गई है कि किसी भी कंपनी में अगर हम कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो पहले से एग्जिस्टिंग है या फिर उससे मिलता जुलता है या फिर हमने कोई ऐसा वर्ड यूज़ किया है जो कि हमें नहीं करना चाहिए। तो मोर देन वन ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन सभी चीज़ों का हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट के जो आंसर के क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो हो जाएगी बहुत ज़्यादा लंबी। तो अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हों और जो आंसर है किसी के ऊपर भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक करो या ना करो, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो एग्ज़ाम दे के आए थे उनके कितने स्कोर बनते हैं ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।